प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन। इसका पहला 2 हिस्सा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज इस पाठ का तीसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन के बारे में आगे की चर्चा कर रहे हैं। इस पाठ के लेखक हैं श्री धीरंजन मालवीय। विश्वविख्यात भारतीय वैज्ञानिक नामक एक किताब की रचना उन्होंने की थी, जिससे यह पाठ लिया गया है। जैसे कि हमने पहले 2 हिस्से में हम पढ़ चुके हैं, रमन की रुचि शुरू से ही वैज्ञानिक शोध कार्य की ओर थी, बचपन से ही, शुरू से ही। तो जब वे स्कूल में पढ़ते थे या और महाविद्यालय में पढ़ते थे तो उस समय से वो वैज्ञानिक शोध कार्य करते रहते थे, उनमें उनकी रुचि थी। तो कलकत्ता में वित्त विभाग में नौकरी करते समय भी गवेषणा कार्य बंद नहीं हुआ। 18 वर्ष की उम्र में वह कलकत्ता आए, वित्त विभाग में अधिकारी बने। नौकरी करते हुए भी उनका गवेषणा कार्य बंद नहीं हुआ था। वे दिन भर दफ्तर में मेहनत करते थे, फिर दफ्तर से लौटकर वे बहु बाजार पहुँचते थे और वहाँ महेंद्रलाल सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित एक संस्था थी। उस संस्था का नाम था इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। उनकी जो उस संस्था की जो प्रयोगशाला थी उसमें जो बहुत मामूली उपकरण के सहारे उन्होंने शोध कार्य किया। और ये बहुत ही मेहनत का कार्य था बच्चों, क्योंकि दिन भर दफ्तर में मेहनत, फिर शाम से वो यहाँ प्रयोगशाला में पहुंचकर शोध कार्य करते रहते थे। तो इसलिए इसको आधुनिक हठयोग भी कहा गया है। फिर प्रयोगशाला में कार्य करते समय रमन वाद्य यंत्र की ओर आकृष्ट हुए। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, देसी और विदेशी वाद्य यंत्र, और पश्चिमी देशों के लोगों के मन में जो भ्रम धारणा थी, उनके मन में एक भ्रम था कि भारतीय वाद्य यंत्र घटिया किस्म के होते हैं। तो उन्होंने इसको नकारा, उनका भ्रम तोड़ने की कोशिश की। तो अपने शोध पत्र के माध्यम से रमन ने उन लोगों के भ्रम को तोड़ने की कोशिश की। यूरोप और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों के लोगों में जो धारणा थी, उनके जो वैज्ञानिकों के मन में जो भ्रम धारणा थी, उसे तोड़ने का प्रयास किया कि भारतीय वाद्य यंत्र बिल्कुल ही घटिया नहीं है, वे भी अच्छे होते हैं। तो उनमें वे सफल हुए, उस प्रयास में वे सफल हुए। कलकत्ता के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, उस समय के कलकत्ता के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे सर आशुतोष मुखर्जी। वे कोलकाता न्यायालय में न्यायाधीश भी थे और कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। तो बाद में वो कुलपति भी बने। तो रमन की प्रतिभा का परिचय उन्हें मिला। सर आशुतोष मुखर्जी अगर न होते तो रमन इतने बड़े वैज्ञानिक भी न हो पाते। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन जाए। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर की नौकरी थी वो उसमें वेतन कम था। वित्त विभाग में नौकरी जो करते थे उनमें वेतन बहुत ज़्यादा था। तो रमन ने उनकी बात मानी, अधिक वेतन और सुख सुविधाओं को छोड़कर प्रोफेसर पद को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके लिए वैज्ञानिक गवेषणा अधिक महत्वपूर्ण थी, सरस्वती की साधना अधिक महत्वपूर्ण थी। तो इसलिए उन्होंने वित्त विभाग की नौकरी छोड़कर आधे वेतन में वो आ गए, कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बन गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो शैक्षिक माहौल मिला, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्हें जो शैक्षिक माहौल मिला उसके कारण उनका शोध कार्य आगे बढ़ने लगा। फिर सन 1921 में जब इंग्लैंड जाने के लिए समुद्री यात्रा कर रहे थे, तब उनके मन में यह सवाल उठा कि समुद्र का रंग नीला क्यों है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय में जब वे प्रोफेसर पद पर आ गए तो उसके 4 साल बाद 1921 में सर आशुतोष मुखर्जी ने ही उन्हें इंग्लैंड भेजा। और इंग्लैंड जाते समय जब समुद्री यात्रा कर रहे थे तो समुद्र के नीले जल राशि को देखकर उनके मन में ये सवाल उठा कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है और कोई रंग क्यों नहीं। तो उनका मस्तिष्क इस रहस्य को सुलझाने में लग गया। तो परिणाम स्वरूप एक नया तथ्य विश्ववासियों के सामने आया। यह खोज रमन प्रभाव के नाम से विख्यात हो गया। रमन प्रभाव, तो ये उनकी ही खोज थी। अब तक हमारी पढ़ाई हो चुकी थी। अब देखते हैं आगे।
रामन ने अनेक ठोस रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द निश्चित रूप से हैं, जैसे ठोस रवों या ठोस रवेदार पदार्थ। ये क्या है बच्चों? ये बिल्लोर या मणिव है। इसका मतलब है क्रिस्टल या स्फटिक। विल्लोर या विल्लोर जिसे हम क्वार्ज भी कह सकते हैं, स्फटिक कह सकते हैं, क्रिस्टल कह सकते हैं, मणिव भी उसी का पर्यायवाची शब्द है। ये ठोस का मतलब है कठिन, रवेदार चीज़ या रवेदार वस्तु, इसका मतलब है जो पारदर्शी वस्तु हैं या ट्रांसपेरेंट उसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये जो ठोस रवों और तरल पदार्थ जैसे पानी, तेल, अल्कोहल आदि, तो उन पर प्रकाश की किरणों का प्रभाव का अध्ययन किया। प्रकाश की किरण इन ठोस रवेदार पदार्थ या तरल पदार्थों पर पड़ने पर किरण की क्या प्रतिक्रिया होती है। उन्होंने क्या पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश का मतलब है एक रंग का आलोक, वर्ण का मतलब है रंग, तो एक वर्णीय प्रकाश या एक रंग का आलोक की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से जब होकर गुजरती है तो गुजरने के बाद उनके वर्ण में परिवर्तन आता है। उनके वर्ण में क्या आता है? परिवर्तन हो जाता है। और जिस वर्ण के होते हैं तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन निश्चित रूप से आ जाता है। रमन ने इस प्रभाव का अध्ययन किया। प्रकाश की किरण का प्रभाव जो ठोस रवों और तरल पदार्थों पर कैसे होता है उसका अध्ययन उन्होंने किया। तो रंग में परिवर्तन की वजह उन्होंने जानने की कोशिश की कि किस कारण रंग में परिवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण ठोस रवेदार चीज़ या किसी तरल पदार्थ से होकर गुजरती है तो रंगों में परिवर्तन आता है। जो रंग में परिवर्तन आता है उसकी वजह क्या होती है? उन्होंने पाया कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए इसके अणुओं से टकराते हैं। जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटन तरल या ठोस रवे से होकर गुजरते हैं तो इनके अणुओं में टकराव होते हैं, इनके अणुओं से टकराते हैं। तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप, जो टकराव होता है तो उसके परिणाम स्वरूप या तो ऊर्जा के कुछ अंश खो देते हैं या ऊर्जा के कुछ अंश पा जाते हैं। और दोनों ही स्थितियों में प्रकाश के वर्ण या रंग में बदलाव लाती है। जो दोनों ही स्थितियां हैं तो वो प्रकाश के रंग को बदल देती है। तो यहाँ पर एक शब्द है फोटन। फोटन क्या है? तो फोटन को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा या शक्ति का कण कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा या शक्ति, ऊर्जा का मतलब है शक्ति, उसका कण कहा जाता है। यह प्रकाश की मूल इकाई होती है, मूल यूनिट है। तो प्रकाश की मूल इकाई होती है यह फोटन, जिससे प्रकाश बना होता है। अणु किसे कहते हैं? पदार्थ का सबसे छोटा कण, उसे अणु कहते हैं। तो रमन ने पाया कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटन जब तरल या ठोस रवे से होकर गुजरती है, ठोस रवेदार पदार्थ से होकर गुजरते हुए उनके अणुओं से टकराते हैं। तो इस टकराव के परिणाम क्या होता है? इसके ऊर्जा के कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। और दोनों ही स्थितियाँ प्रकाश के वर्ण या रंग में बदलाव लाती है। तो आगे देखते हैं बच्चों। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा या सबसे अधिक शक्ति किस रंग में होती है? बैंगनी रंग में। तो बैंगनी के बाद क्रमशः क्या आते हैं? कौन से रंग आते हैं? नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल रंग का नंबर आता है। ये जो 7 रंग है, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये इंद्रधनुष के रंग भी होते हैं जो कि सूर्य के प्रकाश से मिलते हैं। तो एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग की होती है। उसके बाद नंबर आता है नीले रंग का, फिर उसके बाद आता है आसमानी रंग का, फिर आता है हरे रंग का, फिर पीले रंग का, नारंगी रंग का और लाल रंग का नंबर आता है। लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है, बैंगनी की सबसे अधिक होती है, लाल की सबसे कम होती है। तो एक वर्णीय प्रकाश
तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता है या पाता है, उसी हिसाब से वर्ण परिवर्तित हो जाते हैं। और एक बार देख लेते हैं, एक वर्णीय प्रकाश जो सूर्य किरण से जो एक वर्णीय प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है, तो वो उसके जो तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता है या पाता है, उसी हिसाब से वर्ण परिवर्तित हो जाता है। पहले लोगों के मन में यह अवधारणा थी, पहले लोगों के मन में यह धारणा थी कि आसमान का रंग तो नीला है, उसकी परछाई सागर के जल पर पड़ने के कारण उसका रंग भी नीला हो जाता है। रामन तो पहले वाद्य यंत्र की ध्वनियों पर शोध कर रहे थे, विभिन्न प्रकार वाद्य यंत्रों की ध्वनियों पर उन्होंने शोध किया। तो 1919 में उन्होंने प्रकाश के क्षेत्र में काम करना शुरू किया, प्रकाश के किरण के क्षेत्र में काम करना उन्होंने शुरू किया। फिर जब 1921 में जब समुद्र यात्रा पर इंग्लैंड जा रहे थे, तो उसी समय उनके मन में यह सवाल आया कि सागर का रंग नीला क्यों होता है। तो ये सवाल उनके मन में आया। तो पहले तो लोगों के मन में जो धारणा थी वो क्या थी, तो आसमान का रंग तो नीला है, तो उसकी परछाई सागर के जल पर पड़ने के कारण सागर का जल भी नीला दिखता है। लेकिन यह ठीक नहीं था। तो रमन ने इस पर गवेषणा की। उन्होंने देखा कि सूरज की रोशनी पृथ्वी पर हर वस्तुओं पर पड़ती है। इसके कारण होने वाली प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए रमन ने अपनी गवेषणा शुरू कर दी। जल के ऊपर सूर्य किरण की प्रतिक्रिया को जानने के लिए रमन ने क्या किया, एक बर्तन में पानी रखकर, एक बर्तन में उन्होंने पानी रखा, सूरज की रश्मि को एक व्यंजनी कांच के माध्यम से उसमें डाला। एक व्यंजनी रंग के कांच उसके ऊपर रखा, जो सूरज की रोशनी को उस पर पानी में प्रवेश करवाया। तो फिर उन्होंने देखा कि पानी में पड़ने वाली किरण मूल व्यंजनी रंग से कुछ अलग है। व्यंजनी तो है, लेकिन वो थोड़ा फीका हो जाता है, व्यंजनी रंग से कुछ अलग है। फिर उन्होंने क्या किया, भिन्न भिन्न रंगों के कांच लाकर शोध कार्य करने लगे। बहुत सारे दुकान में घूम घूम कर वे विभिन्न प्रकार के रंगों के कांच लेकर आते थे और उस पर शोध कार्य वे करने लग जाते थे। जैसे नीले रंग के कांच लाए, लाल रंग के कांच, पीले रंग के कांच, हरे रंग के कांच, ऐसे विभिन्न रंगों के कांच लाकर वे शोध कार्य करने लगे। कांचों के अलावा, सिर्फ कांच नहीं लाए, कांचों के अलावा कुछ ठोस रवेदार पदार्थ, ट्रांसपारेंट वस्तु जो है, या जो पारदर्शी पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण प्रवेश कर सकती है, तो ये विल्लोर या क्वार्ज, स्फटिक या क्रिस्टल में से भी प्रकाश की किरण गुजरने की प्रतिक्रियाओं पर रामन ने अध्ययन किया। उन्होंने कांच के माध्यम से किया, फिर विल्लोर या क्रिस्टल के माध्यम से भी उन्होंने किया, उस पर रामन ने अध्ययन किया। फिर द्रव पदार्थ जैसे पानी, तेल तथा अल्कोहल, उन पर प्रकाश की किरण की क्या प्रतिक्रिया दर्शाती है, उसे भी अनुध्यान उन्होंने किया। पानी पर डाला, तेल पर डाला, अल्कोहल पर प्रकाश की किरण की क्या प्रतिक्रिया होती है, उसको भी देखा, उसको भी अनुध्यान किया। इन परीक्षणों से उन्हें पता चला कि प्रकाश की किरण के फोटन जब ठोस रवेदार पदार्थ या पारदर्शी वस्तु एवं तरल पदार्थ से होकर गुजरते हैं, तो इनके अणुओं से टकराकर ऊर्जा के कुछ अंश खो देते हैं या पा लेते हैं। ऊर्जा के कुछ अंश वे खो देते हैं या पा लेते हैं। ये रमन ने इसे पाया। सूर्य की किरणें, फिर देखते हैं बच्चों, सूर्य की किरणें आकर, जब सूर्य की किरण आती हैं तो आकर वातावरण के छितरे बिखरे अणुओं से टकराते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो इनके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। जिस दिशा में आते हैं तो दिशा थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये विज्ञान की चीज़ है। आगे की पढ़ाई अगर करोगे, विज्ञान लेकर अगर भविष्य में पढ़ोगे, तो इस पर अधिक ज्ञान आप लोगों को मिलेगा। तो जो इस प्रकाश का जो अपवर्तन या रिफ्रैक्शन इसे कहते हैं, जो संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण रंग भी बदल जाता है,
इसके कारण आसमान नीला दिखता है। जो वातावरण में जो छितरे बिखरे अणुओं से सूर्य किरण टकराने से जो आसमान नीला दिखता है, उसी तरह पानी के अणुओं में सूरज की किरणें प्रवेश करने पर उनका अपवर्तन होता है या रिफ्लेक्शन होता है, जिसके कारण वो भी नीला दिखता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी में 7 रंग होते हैं। ये हैं बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में यही 7 रंग भी दिखते हैं। परंतु यह रोशनी विभिन्न वस्तुओं पर पड़ने के बाद वे सारी वस्तुएं उन रंगों को सोख लेती हैं और अपने चरित्र के अनुसार एक या दो निर्दिष्ट रंगों को विच्छुरित करती हैं। वस्तु जिस रंग को विच्छुरित करती हैं वो उसी रंग की दिखती हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमें हरा दिखता है, इसका मतलब बाकी रंगों को वो सोख लेता है और हरे रंग को विच्छुरित करती है या उत्सर्जित करती है, तो इसीलिए हमें वह चीज़ हरा दिखता है। ठीक उसी तरह समुद्र जल की कणिकाएं, समुद्र जल में जो कणिकाएं हैं, सूर्य की रश्मि को ग्रहण कर लेते हैं। जो कणिकाएं सूर्य की रश्मि को ग्रहण करके नीले रंग को विच्छुरण या उत्सर्जन करती हैं, इसीलिए समुद्र का जल नीला दिखता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा खोज किए गए इस सिद्धांत को रामन प्रकीर्णन या रामन प्रभाव कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे रामन इफेक्ट कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई एक वर्णीय प्रकाश किसी तरल या ठोस पारदर्शी पदार्थ से होकर गुजरता है तो उसमें बहुत कम तीव्रता के कुछ अन्य वर्णों का प्रकाश देखने में आता है। इसमें प्रकाश की कणों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं के बारे में भी व्याख्या की गई है। किसमें? जो रमन इफेक्ट में। तो ये एक बहुत बड़ी खोज थी। वैज्ञानिक रमन की यह खोज भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों को प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। अर्थात रमन ने परीक्षण के माध्यम से इस प्रायोगिक प्रमाण को सिद्ध कर दिया। आइंस्टाइन ने जो विचार व्यक्त किए थे उसको सिद्ध कर दिया। रमन की यह खोज 28 फरवरी 1928 को सामने आई थी। कब आई थी? 28 फरवरी 1928 को। 1921 से वे गवेषणा कर रहे थे। 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये तथ्य सामने आया। इसलिए हमारे देश में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया था कि प्रकाश की अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और इन्हें फोटन का नाम दिया था। फोटन को विद्युत चुंबकीय ऊर्जा या शक्ति का कण कहा जाता है। यह प्रकाश की मूल इकाई होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। रामन के प्रयोग ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया। यहाँ पर आइंस्टाइन का एक चित्र है और रामन का भी चित्र दिया गया है। क्योंकि एक वर्ण प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। रामन की खोज की वजह से क्या हुआ? पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था या अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह एक मुश्किल तकनीक है और इसमें गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का यह है स्पेक्ट्रम विज्ञान। यह भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। स्पेक्ट्रम विज्ञान भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें पदार्थों द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अध्ययन किया जाता है। इससे पदार्थों की आंतरिक संरचना का ज्ञान मिलता है। अणु परमाणु संबंधी ज्ञान इसमें मिलता है। रामन प्रभाव की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और पारमाणविक संरचना के अध्ययन करने के लिए जो पहले जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी
का सहारा लिया जाता था, अब उसकी जगह रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्णों में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती थी। यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में सटीक जानकारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा इसकी सटीक जानकारी मिल गई। किसकी? अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी मिलती रही। तो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी के सहारे पदार्थों की आणविक और पारमाणविक संरचना की सही जानकारी मिली और इस वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना संभव हुआ और अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से उसके आर्टिफिशियल निर्माण संभव हो गया। कृत्रिम रूप में उन उपयोगी पदार्थों का निर्माण संभव हो गया। इसके अलावा 1960 में जब लेजर का आविष्कार हुआ, उसके बाद रमन प्रभाव के अध्ययन में वैज्ञानिकों की रुचि और भी बहुत बढ़ गई। अब भी रमन प्रभाव अणुओं और परमाणुओं की संरचनाओं को जांचने का महत्वपूर्ण साधन है। तो कितना बड़ा काम रमन ने कर दिया। तो यहाँ पर कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। रमन ने किन पर प्रकाश की किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया? उस परीक्षण में रमन को कौन सा तथ्य मिला? एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा किस रंग में होती है? प्रकाश की किरणों में सबसे कम ऊर्जा किस रंग में होती है? इसका उत्तर देख लेते हैं। तो रमन ने अनेक ठोस, रवेदार और तरल पदार्थ पर प्रकाश की किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया। उस परीक्षण से रमन को क्या प्राप्त हुआ या क्या मिला? उस परीक्षण में रमन को यह तथ्य मिला कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो उसके रंग बदल जाते हैं। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग की होती है। किरणों में सबसे कम ऊर्जा किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। और कुछ प्रश्न देख लेते हैं। रमन की खोज किस क्षेत्र में क्रांति के समान थी? तो रमन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। प्रकाश के सूक्ष्म कणों को किस वैज्ञानिक ने फोटन का नाम दिया था? उनका नाम है आइंस्टाइन। वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने इसे फोटन का नाम दिया था। रमन की खोज वजह से किन की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया? रमन की खोज की वजह से आणविक और पारमाणविक आंतरिक संरचना, पदार्थों की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। तो प्रकाश की किरणों पर रमन की खोज किस नाम से परिचित है? प्रकाश की किरणों पर रमन की खोज रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव के नाम से परिचित है। यहाँ पर उत्तर भी दिए गए हैं। रमन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। प्रकाश के सूक्ष्म कणों को वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने ही फोटन का नाम दिया था। रमन की खोज की वजह से अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। प्रकाश की किरणों पर रमन की खोज रमन प्रभाव के नाम से परिचित है। यहाँ पर कुछ भाषा कार्य देख लेते हैं। समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों के प्रश्न। पदार्थ, पदार्थ का मतलब है वस्तु। तरल का मतलब है द्रव। किरण का मतलब है रश्मि। प्रकाश, इसका समानार्थी शब्द है आलोक। वर्ण का समानार्थी शब्द है रंग। ठोस का समानार्थी पर्यायवाची शब्द है कठिन। वजह का कारण। ऊर्जा, ऊर्जा का शक्ति। रवेदार, पारदर्शी। सटीक, सही। प्रमाण, प्रमाण का मतलब है सबूत। खोज, खोज का मतलब है आविष्कार। यहाँ पर कह देना उचित है, जो खोज शब्द है या आविष्कार शब्द है वो दोनों अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। इन्वेंशन और डिस्कवरी के लिए। खोज तो डिस्कवरी है, जो आविष्कार है वो इन्वेंशन और डिस्कवरी दोनों अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर उसके उत्तर भी हैं। पदार्थ या वस्तु, प्रकाश, आलोक, वजह, कारण, सटीक, सही। तरल, द्रव, वर्ण, रंग, ऊर्जा, इसका मतलब है शक्ति। प्रमाण, सबूत। किरण, रश्मि। ठोस या कठिन। रवेदार, पारदर्शी। खोज, आविष्कार। तो पाठ का सारांश देख लेते हैं बच्चों। समुद्री यात्रा के समय महान विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन के मन में जो सवाल उठा उस पर उन्होंने शोध कार्य आरंभ कर दिया। जो सवाल उठा वो था समुद्र का रंग, समुद्र के जल का रंग नीला क्यों है। उन्होंने अनेक ठोस, रवेदार पदार्थ और तरल पदार्थ पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। लगभग 7 साल की कड़ी मेहनत तथा गहन परीक्षण के बाद वे एक निर्दिष्ट नतीजे पर पहुंचे। समुद्र का रंग नीला होने का कारण उन्होंने खोज निकाला। गहन परीक्षणों से रमन को पता चला कि प्रकाश की किरण के फोटन जब
ठोस रवेदार पदार्थ या पारदर्शी वस्तु तथा तरल पदार्थ से होकर गुजरते हैं तो इनके अणुओं में टकराकर ऊर्जा के कुछ अंश खो देते हैं या पा लेते हैं। उसी हिसाब से उनके वर्ण परिवर्तित हो जाते हैं। समुद्र जल की कणिकाएं सूर्य की रश्मि को ग्रहण करके नीले रंग को विच्छुरित या उत्सर्जित करती हैं, इसलिए समुद्र का जल नीला दिखता है। वैज्ञानिक रामन की यह खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों को प्रायोगिक प्रमाण मिल गया, अर्थात रामन ने परीक्षण के माध्यम से इसे सिद्ध कर दिया। इनकी खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन भी सहज हो गया। इसके अलावा पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा उपयोगी पदार्थों को कृत्रिम रूप में बनाना संभव हो गया। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन की यह खोज 28 फरवरी 1928 को सामने आई थी। इसलिए हमारे देश में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, जो कि बाद में मिले 1987 से भारत में जो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। तो जीवित अवस्था में भी उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए थे, जैसे नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न सम्मान आदि। तो उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, उनकी क्या उपलब्धि रही, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।